नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है सियादत जोशी और आज एक बहुत इनोवेटिव और बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए आरटीपी नवंबर 21 का एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ और हम लोग उसको राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। मैं स्टार्ट करूँगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, बिकॉज हमारा वो एक्ट पूरी तरह हो चुका है। फिर हमारा कंपनीज एक्ट भी हो चुका है, उसके बाद उसके भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे और बाय द टाइम हम वो कंप्लीट करते हैं हमारा एलएलपी एक्ट भी हो चुका रहेगा, तो उसके भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पार्टनरशिप एक्ट बाय द वे उस टाइम तक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका रहेगा, हम वो भी हम स्टार्ट कर देंगे और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बाद लास्ट में स्टार्ट करेंगे। तो दोस्त, पूरा का पूरा लॉ एंड एंटायर बीसीआर, बिकॉज हमारा ऑलमोस्ट पूरा बीसीआर हमारा मिशन सक्सेस बैच में हो चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मिशन सक्सेस बैच नहीं देखा तो जल्दी से प्लस ज्वाइन करके मिशन सक्सेस बैच ज्वाइन करिए। पूरा बीसीआर आप यहाँ पर होके मिलेगा। तो हम लोग बेसिकली ये राइटिंग प्रैक्टिस बैच में ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज आए। मुझे बहुत सारे बच्चों को कमेंट आते हैं कैसे लिखना है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद हर दिन कुछ ना कुछ लिखकर आपको दिखाया करूँ, जितना फ्रीक्वेंटली हो सके उतना फ्रीक्वेंट, ताकि आप लोग उस पर अमल कर सको। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सियादत जोशी और आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड प्रोफेसर बाय पैशन। आई हैव अ फैबुलस एंड वंडरफुल ग्रिप ऑन लॉ. That's the reason I've been teaching law and VCR from so many years now. I've uploaded nearly 700 plus videos on various different YouTube channels and Unacademy Learning App combined. So please take out time and check out all those videos that I've uploaded till date, and you'll find some awesome, amazing video to help you guys in your preparation. Please do join our Telegram channel. Link is in the description of this video. Also, don't forget plus के benefit बहुत है, live classes, weekly test, structure course, unlimited access. अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिस्ट भी आपको मिलेगा। दोस्तों, प्लस में आपके पास 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सी आदर्श इज गोइंग टू गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। आइकॉनिक में 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर सी आदर्श इज गोइंग टू गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अब दोस्तों, आज हम आ रहे हैं आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, ये है आरटीपी नवंबर 21। अब ये नवंबर 21 के आरटीपी में आपको बता दूं, ये जो सारे अमेंडमेंट्स आप देख रहे हो, ये सारे अमेंडमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए। जैसे 1% कंपनी में 182 को 120 कर दिया गया है। ओपीसी के कन्वर्जन का लिमिट हटा दिया गया है। स्मॉल कंपनी में 2 करोड़ और 20 करोड़ का रिस्पेक्टिव लिमिट चला गया। पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर में वो अब आ चुका है। लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन चेंज हुई है, उसमें कुछ प्रोविजंस ऐड हुए, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और आपको कुछ और सब्स्टिट्यूशन, मतलब सेक्शन 8 के अंदर भी कुछ पेनल्टी प्रोविजंस चेंज हुई है, वो भी मैंने आपको बता दिए गए। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं हमने ऑलरेडी हमारे बुक में कर रखे हैं, तो ये चेंजेस आप भी अपने साथ कर सकते हैं, है ना। ये जो पेनल्टी था ना, ये लास्ट वाला पेनल्टी, ये है विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 8। ओके, सेक्शन 8 का पेनल्टी की बात कर रहा है। इस केस में पहले यहाँ पर था इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, अब वहाँ इम्प्रिजनमेंट हटा दिया गया है, सिर्फ फाइन बचा है। और एक प्रोविजो भी ऐड किया गया है 447 का, जो कि पहले भी था, तो उसमें कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है और ये भी मैंने आपको कवर कर दिया है। ठीक है, तो सेक्शन 8 कंपनी के अंदर भी थोड़ा सा फाइन था ना, पहले जेल जो भेजते थे, अब वो जेल में नहीं भेजेंगे, इतना ही डिफरेंस है। अब हम आते हैं आगे। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे आ रहा है, ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ये बात करता है मिस्टर प्रथम के बारे में। मिस्टर प्रथम अप्लाइड फॉर अ जॉब एज अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल. द स्कूल मैनेजमेंट डिसाइडेड टू अपॉइंट हिम. One member of the school management committee privately informed Mr. Pratham that he was appointed, but official communication was not given from the school. Okay. Later, the management of the school decided to appoint someone else as a principal. Mr. Pratham filed a suit against the school for cancellation of his appointment and claimed damages for loss of salary. State with reason, will Mr. Pratham be successful in the suit filed against school under Indian Contract Act 1872? Personally, I don't feel that Mr. Pratham will succeed. इसके कई कारण हैं और हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैं आपको केस बता देता हूँ। प्रथम ने अप्लाई किया था, ऑफर दिया था एक स्कूल को कि प्लीज अपॉइंट मी एज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। स्कूल कमिटी ने ये इंटरनली डिसाइड कर लिया था कि प्रथम को अपॉइंट कर लेंगे, लेकिन ऑफिशियल कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। एक मेंबर कमिटी का प्राइवेटली जाकर ये इंफॉर्मेशन प्रथम को देता है कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, प्राइवेटली, मतलब ये स्कूल कमिटी की तरफ से ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है, ये अनऑफिशियली कमिटी का एक मेंबर उसको बता रहा है और ये बंदा खुश हो जा रहा है। बाद में कमिटी ने किसी और को सिलेक्ट कर लिया तो उसको बड़ा गुस्सा आया, इसने जाके केस कर दिया कि आपने मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल किया, मेरा सैलरी का नुकसान हो गया, वो मुझे आप भरो। लेकिन यार एक बात बताओ, कमिटी ने क्या आपसे कभी कम्युनिकेशन किया कि उन्होंने एक्सेप्टेंस दिया? एक कोई भी बंदा प्राइवेटली कम्युनिकेट कर रहा है, वो तो अपने खुद के इन्फॉर्मेशन से कर रहा है या उसके पीछे, मतलब यार ये कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है ना। रैंडम राह चलते लोग, आप अगर दुकान के सामने गुजर रहे हो, राह पे कोई खड़ा है, वो आपको बोल देगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट 10 रुपए का है, तो क्या आप शॉप के अंदर जाके लोगों से झगड़ने लगोगे कि नहीं, बाहर खड़ा एक रैंडम इंसान बोल रहा है कि 10 रुपए का, तो 10 रुपए का ही होना चाहिए। तो आई पर्सनली फील कि ऑफकोर्स मिस्टर प्रथम विल नॉट सक्सीड। नाउ हाउ टू प्रेजेंट द आंसर इज द क्वेश्चन। मैं सजेस्टेड आंसर नहीं देखने वाला,
कारण क्या है? कारण है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यार बिना आंसर देके लिखिए, तो मैं भी आज बिना आंसर देके इस क्वेश्चन को लिखूंगा, जैसा मुझे जमता है, जो प्रोविजन मुझे लगता है मैं डालूंगा, और आप लोग भी मेरे साथ अपने अपने बुक्स में लिखेंगे। जल्दी से हम लोग अपनी बुक्स ओपन कर लेते हैं। मेरे पास तो ये है ये मैंने अपने कर लिया ओपन। आप लोग अपने बुक्स में एक लाइन भी कर लेना यार, मतलब यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा लाइन आप खींच लेना, ठीक है? मेरा लाइन थोड़ा आपको मालूम है आड़ा टेढ़ा हो गया है। शेप्स का एक्चुअली पंगा ये है ना कि साला आता नहीं है जल्दी से, ठीक है? और इधर भी आप एक लाइन चाहे तो खींच लेना। इधर तो मैंडेटरी है, मतलब खींचना ही खींचना चाहिए। तो इस प्रकार आपका रहेगा। अब मैं आंसर लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लैक पेन से, ठीक है? क्योंकि हमको ब्लैक पेन ही अलाउड है। करेक्ट। चलिए, क्या आंसर लिखे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर है, आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? तो हम यहाँ पे सेंटर में लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसमें अच्छा 1 ही है, तो फिर अब नहीं तो ANS वगैरह लिखते थे, लेकिन ठीक है अभी ANS यहाँ है। बेसिकली मुझे तो लगता है ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए, अगर हो सके। नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहां पर रेफर करना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वन ऑफ द लीगल इसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। अब आप कहेंगे सर आप इसको केस स्टडी बेस पे क्यों नहीं कर रहे हो? प्रोविजन, फिर फैक्ट ऑफ द केस, फिर एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन। दो भी मेथड से आप कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड भी आप लिख सकते हो। मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको प्रोविजन वाला मेथड भी बता दूंगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी बच्चों के पास टाइम कम रहता है, तो वो इतना प्रोविजन, फिर फैक्ट, फिर वो फैक्ट ऑफ द केस, फिर उसका एनालिसिस और फिर कंक्लूजन, इतना वो लोग नहीं लिख पाते। तो कभी कभी बच्चे इस तरह भी आंसर आप लिख सकते हो, इसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो वन ऑफ द इसेंशियल्स, अच्छा मैं पढ़ूंगा नहीं बिकॉज मुझे अपने गले का थोड़ा बचाना है, इसलिए मैं लिख रहा हूं, आप लोग को यहां से पढ़ेंगे, ठीक है? यार एक केस लॉ था, केस लॉ था, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है। हम्म, ये रे, रेलवे वाला, ब्रॉकडेन मेट्रोपॉलिटन ना, ब्रॉकडेन। ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे, यही था ना केस लॉ? ये भी मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, आप भी चेक करना, मेरे को तो यही लग रहा है, बहुत टाइम हो गया है, ठीक है? और क्या है भाई, अब प्रथम ने क्या किया? ओके, अज्यूमिंग कि 4 मार्क के ऊपर ये क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, तो मैं डायरेक्ट इन द इंस्टेंट केस आ जाता हूँ। मैंने प्रोविजन एक्सप्लेन किया, केस आ गया, इन द इंस्टेंट केस स्कूल कमेटी स्कूल कमेटी हैज नॉट
communicated any acceptance one of the committee unofficially, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं privately communicated the same Mr. Pratham. Such committee member cannot be called as an agent of committee, hence no contract emerges. Conclusion आ रहा है, as there is no contract, there can be no suit against the school committee ठीक है. What was the question again? तो अब आंसर करेंगे, hence therefore Mr. Pratham can not win this. ठीक है, आपने यहाँ पर आंसर लिख दिया, रेफरेंस लिख दिया और ये कर दिया. अगर आपको इसको उस तरीके से लिखना था तो यहाँ पे आता था प्रोविजन. ओके, कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक. फिर आता है ये फैक्ट ऑफ द केस. ठीक है, आप यहाँ पे भी लिख सकते थे ना. ठीक है, फिर था एनालिसिस या एक्सप्लेनेशन, आप कुछ भी चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं. ये यहाँ से यहाँ तक और लास्ट में कंक्लूजन. तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया. आप ये दोनों तरीके से अब आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन पहले लेट मी चेक द आंसर. Suggested answer. As per the rules of acceptance, acceptance should be communicated to the offerer by offering himself or his authorized agent. Communication of acceptance by third person cannot be concluded as valid as acceptance. I think ये point हमने भी लिखा, that one of the essential communication is communication of acceptance. Then in the instant case, Pratham applied for job as a principal. ये case explain किया है. Appointed someone else on the basis of our fact and communication. The communication by third person cannot be terms of action. Therefore, no valid contract is formed between Mr. Pratham and school. Mr. Pratham cannot file suit against for cancellation. हमने भी वही लिखा कि भाई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है तो आप केस डाल ही नहीं सकते और केस जीत ही नहीं सकते. सीधी बात है, यहाँ पे कैन नॉट विन. आई थिंक हमारा आंसर और इनका आंसर एग्जैक्टली मैच कर रहा है. हम लोगों ने भी वैसे लिखा, उन्होंने भी वैसे लिखा, कोई ज़्यादा डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आया. तो आई एग्री. बस मुझे ये मेरे आंसर में ये ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे का एक मैंने एग्जाम्पल जो दिया है, मुझे ना क्विकली इसको भी एक बार कंफर्म करने दीजिए. वैसे ही 100% करेक्ट है, बट क्या होता है ना, मैं नहीं चाहता कि किसी भी कारणवश आपको गलत इन्फॉर्मेशन जाए. क्यों ना, मैं क्यों रिस्क लूँ आपकी ज़िंदगी के साथ? वाई शुड आई टेक द रिस्क?
एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। यस, ऐसे थोड़ा ना टीचर बना मैं। तो मैंने तो इनफैक्ट एक अच्छा केस लॉ भी इसके ऊपर बता दिया कि भाई कम्युनिकेशन अगर आप एक्सेप्टेंस अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करते हो तो फिर उसका फायदा क्या। तो आई थिंक मेरे को तो एक्स्ट्रा मार्क फॉर वैलिड 100 मतलब और ये भी मिलना चाहिए, इज व्हाट आई पर्सनली फील। सो आई एम सेटिस्फाइड विद द आंसर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2, है ना। इधर एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम्म। भाई मेरे को मेहनत ज़्यादा लगती है, आप लोगों को कम लगती है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको आप मार के रखिए भाई, है ना। चलो, अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट इस पे, ठीक है। यहाँ पर एक कंप्लीट हो जाता है हमारा। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट इस पे। अब हम करते हैं भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर आंसर्स में नहीं जाते, आंसर बाद में देखने का, पहले क्वेश्चन। Rahul, a minor, falsely representing his age, enters into an agreement with the shopkeeper for a loan amount of purchasing a laptop. ओके, एक माइनर है, फॉल्सली अपना एज बताकर लैपटॉप परचेज करने के लिए एक शॉपकीपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है टू बाय अ लैपटॉप। एक मिनट, एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद द शॉपकीपर फॉर अ लोन अमाउंट ऑफ परचेजिंग अ लैपटॉप। अच्छा, लोन मांग रहा है, लैपटॉप नहीं, लोन मांग रहा है। ही गेव हिज एक्सपेंसिव वॉच एज अ सिक्योरिटी एंड टुक अ लोन ऑफ 40,000। He was very happy to get 40,000 and quickly went to the market and purchased a laptop worth 30,000. He happily spent the rest of the amount with his friends on a pleasure trip. Later on, Rahul realized that his watch was an expensive watch and he should not have given it like this to the shopkeeper. So he went back to the shopkeeper and asked for his watch back. Also, he refused to repay the loan. अरे हलवा है क्या, वॉच भी वापस मांग रहा है, लोन भी नहीं देगा, लेकिन ठीक है, माइनर है, सब चलता है। The shopkeeper disagrees to this and files a case against the minor for recovery of the loan amount. Oh ho. Can the shopkeeper succeed in recovering the loan amount under Indian Contract Act? सर मैं नहीं जानता कि आप लोग को क्या लगता है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि हम लोगों ने सेक्शन 10 पढ़ा था। सेक्शन 10 के अंदर था कि ऑल इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें से एक इसेंशियल था कंपिटेंस ऑफ पार्टीज। अब कंपिटेंस ऑफ पार्टीज को एक्सप्लेन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर 11 में। उसमें कहा गया है दैट एवरी पर्सन हु इज मेजर, every person who is of sound mind, and every person who is not disqualified from being from entering into contract, they are called as competent persons. लेकिन यहां पर सेक्शन 11 ब्रेक हो जा रहा है बिकॉज राहुल इज अ माइनर, एंड इफ इज अ माइनर ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब आप कहेंगे लेकिन सर उसने अपना एज फॉल्स रिकवर किया है, तो मैंने आपको एक और चीज याद दिला दूं, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, यानी कि आप माइनर को माइनॉरिटी प्लीड करने से नहीं रोक सकते, इवन दो वो खुद झूठ या गलत डॉक्यूमेंट्स के बेस पे अपने आप को मेजर बताकर अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो भी माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी। तो आई पर्सनली फील कि राहुल, अब यहाँ पे केस कौन डाल रहा है, शॉपकीपर डाल रहा है राहुल के ऊपर फॉर रिकवरिंग द अमाउंट। सो आई पर्सनली फील नहीं नॉट पॉसिबल, सेक्शन 11 है, आपने राहुल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था, पहली बात। यू कैन नॉट स्टॉप राहुल फ्रॉम प्लीडिंग माइनॉरिटी, हेंस राहुल तो जाकर प्लीड कर देगा कि मैं माइनर हूं, मेरे साथ किया गया सारा ट्रांजैक्शन वॉइड अब इनिशियो होता है, वॉइड सिंस द वेरी बिगिनिंग। और अगर मेरे साथ किया गया ट्रांजैक्शन वॉइड है तो ये लोन का ट्रांजैक्शन भी वॉइड है। ओके, तो लोन अमाउंट रिकवरी वाला जो है ना, आपने लोन अमाउंट रिकवरी के लिए आपने केस डाला है, यू विल नेवर विन दिस केस, यू विल नेवर विन दिस केस। हाँ, शॉपकीपर चाहे तो ये जो लैपटॉप परचेस किया ना 30,000 का माइनर ने, ये लैपटॉप वो अपने पास मतलब कोर्ट से दरख्वास्त कर सकता है कि एटलीस्ट ये लैपटॉप उसको मिले, क्योंकि ये लैपटॉप इसके शॉपकीपर के पैसे से राहुल ने परचेस किया है, तो ये लैपटॉप शॉपकीपर डिमांड कर सकता है। रही बात घड़ी की, अब घड़ी इज एन असेट बिलोंगिंग टू माइनर,
तो डायरेक्टली तो घड़ी, मेरे को नहीं लगता है डायरेक्टली घड़ी कोर्ट अलाउ करेगा कि डायरेक्टली घड़ी ये इसके पास रहे, शॉपकीपर के पास। अब मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि क्वेश्चन में घड़ी के बारे में कुछ नहीं पूछा है, अपन ने घड़ी के बारे में नहीं बताना चाहिए, बिकॉज इट इज एंटायरली अप टू द कोर्ट टू डिसाइड कि क्या कोर्ट माइनर की असेट से रिकवरी अलाउ करती है या नहीं। तो हमारे केस में हो सकता है कोर्ट बोले कि एक काम करो, 30,000 का लैपटॉप ले लो, 10,000 का घड़ी बेचकर पैसा रिकवर कर लो, बैलेंस माइनर को दे दो। या हो सकता है कोर्ट कहे कि माइनर को आपने ट्रांजैक्शन करना नहीं चाहिए था, उसकी घड़ी उसको वापस कर दो। तो लेट अस नॉट मेंशन वॉच, बिकॉज वॉच के साथ क्या होगा विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट देमसेल्फ। रही बात इस, आपके सवाल क्या है, कैन द शॉपकीपर सक्सीड इन रिकवरिंग द लोन, आपने वॉच के बारे में कुछ पूछा क्या? नहीं। कैन अ शॉपकीपर सक्सीड इन रिकवरिंग लोन? आंसर इज नो, अ शॉपकीपर कैन नॉट, बिकॉज उसने सेक्शन 11 ब्रेक कर दिया। तो आइए इसका आंसर फिर से लिखते हैं, इस बार मैं चाहिए तो हम लोग इस उस टाइप में लिखते हैं, नहीं क्या, सेकेंड टाइप मैंने बोला, दूसरा बताऊंगा। सबसे पहले अपन चलते हैं प्रोविजन पे। ओके, ये एक पॉइंट है, एक और पॉइंट। आई थिंक जो दो पॉइंट मेरे को मेंशन करने थे मैंने कर दिया, एक था कंपिटेंसी ऑफ पार्टी का, और दूसरा कि माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। एक इंपॉर्टेंट लॉ मैं यहां पे बोल सकता हूं, दैट एनी कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर आर void ab initio and hence not enforced by law। आई थिंक तीनों पॉइंट मैंने कवर कर लिए। अब क्या बचता है भाई? अब अपने को बस फैक्ट ऑफ द केस बताना है।
अरे तो कंक्लूजन में लिखूंगा ना। अरे एक चीज ऊपर बोलना भूल गए, असेट वाला। चलो वो नीचे यहाँ पे कंक्लूजन में लिख देते हैं, हाउ एवर कोर्ट में, अपन में लिख रहे हैं क्योंकि अपने को नहीं पता कोर्ट क्या बोलने वाला है। कोर्ट में अलाउ द शॉपकीपर टू गेन पोजेशन ऑफ लैपटॉप परचेज्ड यूजिंग हिज मनी। ये तो अपन लिख सकते हैं यार, सिंपल है। देखो, आपका पैसा माइनर लेकर गया और उसने वहां पर जाकर अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना एक प्रॉपर्टी खरीद लिया है। वो प्रॉपर्टी तो उसके पास है ना, 10,000 रुपए जो उसने उड़ा दिया, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है जो आपके पैसे से माइनर ने खरीदी है, वो प्रॉपर्टी पे आप उसको कब्जा कर सकते हो और वो अपने पास आप रख के मे भी कुछ रिकवर कर सकते हो। तो कोर्ट में अलाउ दैट। हालांकि मैं एक और बात बोल रहा हूं, कोर्ट यहां पर घड़ी के बारे में भी डिसीजन ले सकता है कि वेदर वो घड़ी से बैलेंस अमाउंट रिकवर करवाना चाहिए या घड़ी माइनर को मिल जाना चाहिए। उस घड़ी का क्या होगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन ऑफ कोर्स लैपटॉप की जो बात है वो मुझे डेफिनेटली पता है कि लैपटॉप जो है वो तो शॉपकीपर को मिलना ही मिलना है, बिकॉज वो लैपटॉप अल्टीमेटली उसके पैसे से लिया हुआ है। लैपटॉप उसके पैसे से लिया हुआ है, ठीक है। शॉपकीपर वोंट बी एबल टू विन द केस, हाउएवर कोर्ट में अलाउ शॉपकीपर टू गेन पोजीशन ऑफ द लैपटॉप परचेज यूजिंग हिज मनी। तो ये इतना मैं मुझे अभी क्लिक हो रहा है। अच्छा खासा आंसर लिख लिया है फॉर 4 and 5 मार्क्स का ये आएगा, उस हिसाब से अच्छा खासा हमने लिख दिया है ना। इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। जा रहा है आज, करेक्ट। और आंसर चेक भी कर लेंगे, ठीक है। चलो, हाँ, ओके। इसका हम ये आंसर चेक कर लेते हैं। ये as per section 11 of the Indian contract, a minor is not a competent to enter into a contract. Any agreement with minor void ab initio means void from the very beginning. When a person forms an agreement with minor, such agreement is devoid of any legal obligation. Consequences of the person become minor cannot be enforced by law to perform his part of performs. However, if minor obtains any property fraudulently misrepresenting his age, he can be ordered to restore the property back. ये अपन लिखना भूल गए यार एक्चुअली ऊपर। आप लोग जब ये आंसर लिखोगे ना, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं ये वाला पॉइंट आप जरूर लिख देना कि माइनर में ऑब्टेन्स, इफ माइनर ऑब्टेन्स एनी प्रॉपर्टी by fraudulently misrepresenting his age, he can be ordered to restore the property to the other person. Although no action can be taken against the minor, if he has any property in his possession, court can order him to return the same. ये है, अपन ने भी लिखा है that court can order to return him the same. Hence, in the present case, Rahul is not liable to repay 40,000 that he has borrowed from the shopkeeper, but he can be ordered by the court to return the laptop to the shopkeeper. बराबर 40,000 के लिए राहुल लाइबल नहीं है, शॉपकीपर विल नॉट विन। लेकिन हाँ, वो गुड्स लैपटॉप जो है वो पोजेशन में
इसके आ जाएगा शॉपकीपर के। बस एक पॉइंट आप एडिशनल लिख देना, ये कोर्ट, और ये हमने क्या किया ना, डायरेक्ट कंक्लूजन में लिखा, ये पॉइंट मैंने ऊपर प्रोविजन में भी लिखना चाहिए था, है ना। अच्छा, एक बहुत अच्छा पॉइंट हमने लिखा है, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, ये पॉइंट इन्होंने बोलना चाहिए था, बिकॉज फॉल्सली अपना एज रिप्रेजेंट करना, तो कोर्ट ये भी तो सोच सकती है ना कि कोर्ट इसको मेजर ना पकड़ ले, तो भाई कोर्ट उसको मेजर नहीं पकड़ेगी, बिकॉज माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। आई पर्सनली फील कि ये पॉइंट का आंसर में होना बहुत जरूरी था, हालांकि इंस्टीट्यूट ने इस पॉइंट को आंसर में नहीं डाला है, तो यू टेक द कॉल, आप इसके जगह फिर वो पॉइंट लिख सकते हो, रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी वाला। बट आई पर्सनली फील टेक्निकली दिस पॉइंट इज मोर लॉजिकल हियर, बिकॉज वॉइड ऑफ इनिशियो का तो पॉइंट रहेगा डेफिनेटली, बट यार वो माइनर लीड करेगा ना माइनॉरिटी, उसको तो अलाउ करोगे कि नहीं, तो वो पॉइंट होना चाहिए। फैक्ट ऑफ द केस हमने भी शॉर्ट रखा, एनालिसिस भी हमने शॉर्ट रखा, प्रोविजन में बेसिकली हमने सब लिखा। एक चीज बस यहाँ पे लिख देते ना कि हाउएवर इफ अ माइनर बाय रिप्रेजेंट फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ acquires any property which is still in his possession, the court may order the transfer of possession of such property to the other party। ये आप एक चीज यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं भी लिखा डायरेक्टली इसमें भी लिखा तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज आपने अल्टीमेटली वो चीज लिखा तो है। आई एम वेरी हैप्पी विद द आंसर एज वेल, ये भी हमारा आंसर अच्छा हो गया। तो 2 आंसर्स हम लोगों ने लिख लिए अभी इस क्लास में, एंड हाफ एन आवर का ये क्लास हो गया है। क्या और लिखना चाहते हो एक आधा? ठीक है, चलो, अगर आप लिखना चाहते हो तो बोलो, तो मैं एक और लिख देता हूँ। लिख ले, चलो ठीक है, एक और लिख लेते हैं। हाँ, ऊपर मिस्टर एक्स वॉज अ डिस्क जॉकी at a 5-star hotel bar. As per the contract, he is supposed to perform every weekend, twice a week. For X, Mr. X will be paid 1500 per day. हाँ, ये तो सिमिलर नहीं लग रहा वो सिंगर वाला कॉन्ट्रैक्ट। X was a disc jockey at a 5-star hotel bar. As per he is supposed to perform every weekend, twice a week. X will be paid 1500 per day. However, after a month, X willfully absent himself. वही है, वहां पर X willfully absent herself था सिंगर का, यहाँ ये डिस्क जॉकी है। डज द होटल हैव राइट टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट? यस, यहाँ पर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा ना। इफ द होटल सेंड्स आउट अ मेल टू एक्स दैट दे आर इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग द कॉन्ट्रैक्ट, ओके, तो यू वांट टू कंटिन्यू एंड एक्स एक्सेप्ट्स, कैन द होटल रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अ मंथ ऑन दिस ग्राउंड? नो, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो देन आफ्टरवर्ड्स यू कांट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। In which of the cases termination of contract or continuation of contract can the hotel claim damage that it has suffered as a result of this breach? In both the cases you can मुझे नहीं समझा कि ये क्या है, मतलब भाई आप टर्मिनेट करो तो भी आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, आप कंटिन्यू करो तो भी आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, ये क्या लॉजिक था कि विच केस? बोथ द केसेस यू कैन, है ना। तो ये बड़ा सिंपल है और ये अच्छी बात है, हमने अभी अभी इसका रिवीजन किया है ना यूनिट 4 का, ये उसी में से आया है परफॉर्मेंस, और सॉरी यूनिट 5 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें आया है, तो आई थिंक ये हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें सेक्शन 39 का रेफरेंस देना चाहता हूं, बिकॉज सेक्शन 39 क्यू, सेक्शन 39 क्यू उसका कारण है, ये एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात किया है। ठीक है, अब अगर ये बात कर रहे हैं तो अपने को उसके बारे में बताना पड़ेगा कि भाई अगर ये एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, कैसे एक्सप्रेस होता है, और इस केस में बाय कंडक्ट एक्सप्रेस हो रहा है। दूसरा क्या ऑप्शन आते हैं आपके पास, ऑप्शन होता है टू कंटिन्यू और टू डिसकंटिन्यू, दोनों केसेस में आप क्लेम कर सकते हो। एक बार अगर आप कंटिन्यू करते हो तो बाद में आप इसको वॉइड नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। ये 3-4 चीजें मैं प्रोविजन में बता दूंगा और बाद में मैं इस केस में 1 2 3 डायरेक्ट खट 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 1 लाइनर आंसर देके इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो लेट्स राइट द थर्ड क्वेश्चन। ये आज के लिए लास्ट लिखते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ अभी। मैं सुबह से ये पता नहीं 50वां क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ या पता नहीं क्या, और इसके बाद एक और क्लास मुझे लाइव लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, अब मैं यहाँ पे रेफरेंस देना चाहता हूँ सेक्शन नंबर 39 का। चलो,
मैसेज आ रहा है। है। ज़्यादा नीचे चला गया तो हैंडराइटिंग खराब हो जाती है ना? ये ऐसा हो जाता है फिर।
अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। और राइट टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट, तो यस ये मैंने बता दिया। इफ द होटल सेंड्स आउट द मेल दैट द इंटरेस्ट कंटिन्यूस एंड द होटल रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर, नो ये भी मैंने आंसर बता दिया प्रोविजन में। इन विच केस कैन द होटल क्लेम डैमेज बोथ, ये भी मेरे को पता है। तो आप आई थिंक ये जितने भी 3 सवाल पूछे इस प्रोविजन में तीनों के आंसर है, ठीक है। आई विल स्किप फैक्ट ऑफ द केस इन दिस केस बिकॉज फैक्ट ऑफ द केस अलग अलग क्वेश्चन पूछे, तो 3 फैक्ट ऑफ द केस तो मैं नहीं बताने वाला, उतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं रहेगा, हमको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है, राइट। तो इतना हम फैक्ट ऑफ द केस इस केस में नहीं बता पाएंगे। बस मैं डायरेक्टली प्रोविजन के बाद कॉन्क्लूजन, बिकॉज प्रोविजन में मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके बाद मैं डायरेक्ट कॉन्क्लूजन पे आने वाला हूँ यहाँ पे। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ प्रोविजन के बाद, इन द इंस्टेंट केस answers to the above questions will be as follows, ठीक है। वहां पे सबसे पहले 1 में पूछा है, हाँ 1, डज द होटल हैव अ राइट टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट? यस, द होटल में treat the contract rescinded, बराबर है, treat the contract as rescinded। यहां पर भी आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। सेकेंड, if hotel sends out mail to X that they are interested to continue the contract and X accepts, can the hotel resign the contract after a month on this ground? Oh ho, subsequently no। देखो भाई नो, एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर लिया, देन लेटर ऑन यू कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द सेम ग्राउंड। लास्ट, in which case can the hotel claim damages? In both the cases, damages can be claimed by hotel from कौन था हमारा, मिस्टर एक्स। I think this wraps up the question for me. Okay, let's understand. अरे वाह, by analyzing section 39 of the Indian, it is understood that when the party of the contract refuses to perform discipline from the entire, ओके तो उसको एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं, उसने नहीं लिखा, बट 2 राइट आते हैं, टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट और इंडिकेट बाय द वर्ड्स ऑफ कंटिन्यूएंस। इन आइदर केसेस द प्रोमिसी वुड बी एबल टू क्लेम डैमेजेस, ये मैंने भी लिखा। मैंने तो इनफैक्ट ज़्यादा की चीज़ें लिखी कि अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो दोनों पार्टी के लिए कंटिन्यू करो, आपको अपने ऑब्लिगेशन भी फुलफिल करने पड़ेंगे और अदर पार्टी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का भी यूज़ कर सकता है। मैंने एडिशनल पॉइंट दिया, कम नहीं लिखा। In either to, okay, in the yes the hotel is right to has a right to end the contract, मैंने भी वही लिखा, yes the hotel has a right to end the contract। रेड पेन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक का हमने सारा चीज़ें बोला, यहाँ पे भी पहला आंसर हमने करेक्ट बोला। ओके, नेक्स्ट इज द होटल हैज अ राइट टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट बट वंस इट्स राइट इज एक्सरसाइज दे कैन नॉट सब्सिक्वेंटली रिसाइन, यस, तो मैंने भी बोला कैन नॉट बी लेटर रिसाइन। ओके, लास्ट, इन बोथ द केसेस द एंटाइटल टू क्लेम डैमेजेस, बोथ द केसेस क्लेम डैमेज। आई थिंक ऑल द आंसर्स आई हैव मैच्ड, और मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है, आप लोग अपने वर्ड में लिख सकते हैं, बट इंश्योर कि जितने पॉइंट्स यहाँ पर आंसर में एक्सपेक्टेड है वो सारे पॉइंट्स आप लिखो। एडिशनल लिखा था, रिलेवेंट पॉइंट हो जाता है चलेगा, कम पॉइंट नहीं होने चाहिए। जैसे हमारे आंसर में एडिशनल, जैसे लास्ट बीच वाले पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 में 1 पॉइंट कम हो गया था, वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में तो हमने एडिशनली पॉइंट दिए, 1 में भी एडिशनल दिए, तो आई थिंक 1 और 2 में कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
ठीक है। सो ये था हमारा आज का राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन। ऐसे और भी सेशंस अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताते रहिए। डोंट फॉरगेट टू बाय प्लस, इसमें लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आइकॉनिक में पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस आपका इंतजार कर रहे हैं। डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप, प्लीज़ सिलेक्ट प्लस, उसमें आपके पास 3, 6, 12, 24 मंथ ऑप्शन है। सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। आइकॉनिक में 6, 12, 24 मंथ ऑप्शन है। सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। कॉम्बोज भी अवेलेबल है, उसको चेकआउट करिए, आईडी सारे बेनिफिट्स है। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।